नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है ढाई सेर आटा, जो हयातुल्लाह अंसारी जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी सुनाने से पहले एक निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पुरवाई चल रही थी, इसलिए मोला को बाई ने पकड़ रखा था और वो 8-10 रोज से काम पर नहीं जा सकता था। 2-3 रोज तक तो जो 2-4 पैसे जमा थे वे खर्च हुए और फिर उधार पर काम चलता रहा। 2-4 रोज के बाद बनिया भी हीले हवाले करने लगा। मजबूरन एक दिन मोला टांग में जरा आराम पाकर सुबह तड़के टोकरी लेकर मजदूरों के बाजार गया। जिन कारीगरों के साथ काम कर चुका था उनमें से एक ने जिसका काम लगा हुआ था उसको साथ ले लिया। ये दिन भर ईंट गारा ढोता रहा। शाम को 4:30 आने पैसे मिले, जिसे लेकर घर चला। रास्ते में एक आना बनिए को कर्ज अदा किया, एक आना मकान के किराए के लिए रख लिया और एक पैसा कल के चने के लिए बचा लिया। बाकी बचे 9 पैसे, उसमें से 1 पैसे के आलू, 1 का बाजरे का आटा, 5 पैसे के 1.5 सेर चावल और 1 पैसे की दाल, 1 पैसे की लकड़ी लेकर लंबी सी गली में घुस गया, जो आगे चलकर इतनी तंग हो गई थी कि वहां अभी से अंधेरा था। उस गली में बराबर कई कोठड़ियां बनी हुई थी। 2-1 से धुआं निकल रहा था जो ठंडा होकर गली में भर रहा था। उनमें से एक कोठड़ी के सामने मोला की बीवी मुन्नी, जिससे शादी तो नहीं हुई थी मगर 15 बरस से ताल्लुकात मियाँ बीवी के ही थे। 2 लड़कियां और उन दोनों के छोटे छोटे 2 लड़के जाड़े के मारे पास बैठे मोला का इंतजार कर रहे थे। सभी ने खुश होकर उसको घेर लिया और थका हुआ तो बहुत था, आते ही टाट पर लेट गया और पोटली रखकर बोला, सब लेता आया हूँ। बीवी चूल्हे के पास गई जो उस कोठड़ी में एक तरफ बनी हुई थी। आग सुलगाई और दाल चावल पकने को चढ़ा दिए। लड़के और लड़कियां चूल्हे को घेर कर बैठ गए और दाल चावल पकने की दिल खुशकन खदर खदर सुनने लगे। उन लोगों के लिए इससे बेहतर और कोई रागनी नहीं हो सकती थी। कमरे में सील और मैले कपड़ों की बू फैली हुई थी। अब वहाँ धुआं भी भरने लगा, मगर सबका ध्यान चूल्हे की तरफ था। लड़के भूख से परेशान थे और चाहते थे कि दाल चावल जल्द जल्द पक जाएं, इसलिए वो बार बार बहुत सी लकड़ियां चूल्हे में लगा देते थे। यह देखकर उनकी माँ डांट बताती, कमबख्तो, कल खाना कैसे पकेगा। बड़ी लड़की, जिसकी पलकें बाल गोरे ने गायब कर दी थी, चूल्हे के पास बैठी बराबर बदन खुजलाती जाती और थोड़ी थोड़ी देर के बाद लकड़ी की डोई से दाल और चावल निकालकर चुटकी से मलती। उस वक्त लड़का पूछता, कितनी देर है? बस थोड़ी देर और है। यही जवाब आध घंटा चलता रहा। मोला एक पुरानी दरी ओढ़े जिसमें सैकड़ों छेद थे, टाट पर चुपचाप लेटा था। थोड़ी देर के बाद बोला, जैसे नींद आ रही है। इतने में किसी के चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। कोई मजदूर था जो ताड़ी पीकर अपनी बीवी को मारता था। जब गुल गपाड़ा ज़्यादा होता तो आसपास के लोग जाकर मुआमला रफा दफा करते। इस वक्त ये गुल सुन के मुन्नी बोली, उन लोगों के यहाँ रोज रोज यही रहता है, न मालूम कैसे कमीने हैं। मोला, चावल गले नहीं अब तक? मुन्नी ने देखा तो चावल गल गए थे। उसने उतार कर एक तरफ रख दिए। हांडी बंद थी, मगर उबाल में हांडी के कगरों पर कुछ चावल आ गए थे। छोटे लड़के बब्बू ने उनमें से 2-3 चावल पोंछकर खा लिए। दूसरा लड़का मुन्नू फौरन बोला,
मैं भी खाऊंगा। उसने और ज्यादा खा लिए। इस पर दोनों में लड़ाई होने वाली थी कि मुन्नी ने दोनों को डांट लगाई, कमबख्तों में जरा सब्र नहीं। मैं कहती हूँ। थोड़ी देर लड़के मुन्नी की बात पूरी होने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब वह कुछ नहीं बोली तो फिर खाने की ओर हो लिए। अब दाल का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आखिर एक लड़की बोली, अम्मा अब घूंट दो। माँ ने दाल को देखा तो वो थोड़ी बहुत गल गई थी। ज़्यादा इंतजार कौन कर था। उसने दाल घूंट कर नमक डाला और उतार ली, और फिर तामचीनी की प्लेटें, जिनकी चीनी तकरीबन बिल्कुल उड़ चुकी थी, और एक मिट्टी की रकाबी सामने रखी। पहले एक बड़ी प्लेट में चावल निकाले और उस पर दाल डालकर मोला के सामने रख दिया। मोला बहुत बेसब्री से खाने लगा। सब बच्चे अब टकटकी बांधकर मुन्नी के हाथों की हरकत को देख रहे थे। उसने मिट्टी की थाली में चावल निकालकर दोनों लड़कियों के बीच में रख दिए और फिर तामचीनी की प्लेटों में बराबर बराबर चावल निकाले उस पर दाल डालने लगी। बब्बू, मुन्नी की प्लेट में इतना और हमारी प्लेट में इतना। मुन्नी ने थोड़ी सी दाल उसकी प्लेट में और डाल दी। मुन्नू, अम्मा हम भी। माँ ने 2-4 चावल उसकी प्लेट में भी डाल दिए और फिर बाकी चावलों को दाल की हांडी में उलटकर खाने लगी। अभी चूल्हे में कुछ कोयले बाकी थे, जिनकी हल्की हल्की रोशनी में उन लोगों के चेहरे और चलते हुए जबड़े दिखाई दे रहे थे। छोटे लड़के खाते जाते और प्लेट की तरफ देखकर अंदाजा करते जाते कि अभी इतना और है, उतना और है। आखिर मुन्नू अपनी प्लेट पहुंचकर बोला, बस खा चुके। मोला भी चावल खत्म कर चुका और बोला, चावलों में खुदा ने बड़ी बरकत दी है, जरा से खा लो और पेट भर गया। और रोटी का ये है कि सेर भर आटे की हो तो कुछ नहीं, और 2 सेर आटे की हो तो कुछ नहीं। बब्बू, अम्मा सुबह क्या पकेगा? अम्मा, मैं कहती हूँ इन लोगों की नीयत कभी नहीं भरती। अभी खा चुका है और अभी पूछ रहा है कि कल क्या पकेगा। मुन्नी ने बांस के पलंग के नीचे से, जो कोठड़ी का चौथाई हिस्सा घेरे हुए था, एक पानदान निकाला जिसका पैंदा घिस गया था और सब कुलियां एक दफ्ती पर रखी हुई थी। ये पानदान मुन्नी की माँ का था और उसको बहुत प्यारा था। वो हमेशा सोचा करती कि मैं किसी घर में ऊपर का काम काज करने को नौकर हो जाऊं तो सबसे पहले उसी को ठीक कराऊंगी। मुन्नी ने एक पान के 4 टुकड़े किए, एक खुद खाया, एक मोला को दिया और दोनों लड़कियों को। फिर कोठड़ी के बीच में एक टाट का पर्दा डाल दिया, जिससे उसके दोनों हिस्से हो गए। एक तरफ पलंग हो गया और दूसरी तरफ टाट का फर्श। पलंग पर मुन्नी और मोला लेट गए और टाट पर दोनों लड़के और दोनों लड़कियां। सर्दी तेज हो गई थी। मोला और मुन्नी ने तो वही दरी ओढ़ ली। लड़कों और लड़कियों में किसी ने मोटी चादर और किसी ने टाट का टुकड़ा दोहरा कर ओढ़ लिया और फिर चिड़िया के बच्चों की तरह एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। कोठड़ी के दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए मोला ने उठकर उसको बंद कर दिया। हवा की आमद और रफ्त बंद हो गई और कोठड़ी में हब्स की वजह से गर्मी हो गई। थोड़ी देर में खामोशी के बाद मुन्नी बोली, आज मुंशी जी आए थे और कह गए थे कि नवाब साहिब ने हुक्म दिया है कि जिस पर किराया चढ़ा हो उसको कोठड़ी से फौरन निकाल दो। मोला, निकाल देंगे, निकाल देंगे। जब सुनो यही है, आए दिन आकर यही कहते रहते हैं। हम जाड़ों में बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हुआ करें वो बड़े आदमी, हम तो नहीं निकलेंगे। कह दो जब किराया जमा हो जाएगा दे देंगे, जरूर देंगे। मर जाएं तो बात दूसरी है, बड़े आए निकालने वाले। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और मोला फिर बोला, मुंशी जी के यहाँ की नौकरी का पता चला? मुन्नी, वो कहते हैं छोटी लड़की से मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसी लड़की की हो जो झाड़ू पोछा कर सके और 2 घड़े पानी उठाकर रख दे। उसके बाद मुन्नी जरा रुकी और फिर आवाज़ नीची करके बोली, मैं कहती हूँ
जवान लड़की को कैसे भेज दूं? इस पर मुई का भी दीदा हवाई है। पानी भरने जाती है तो ठट्टा करती है। मोला, जाएगी तो हरामजादी, अपने से जाएगी। एक चली गई तो क्या कर लिया? लड़का होती तो 4 आना रोज कमा कर लाती। मोला की बड़ी लड़की भाग गई थी और साल भर से पता नहीं था। मुन्नी, क्या कर लिया? मुई थी ही ऐसी। ऐसी न होती तो जाती क्यों? लड़के कब अच्छे निकलते हैं। किसने लाकर माँ बाप को खिलाया है? इधर कमाने के काबिल हुए, उधर चल दिए। भूरे को देखो, ठेला चलाता है, 10 आने रोज पाता है और सब उड़ा देता है। मुन्नी एक ठंडी सांस भरकर खामोश हो गई और फिर गहरी खामोशी छा गई, जिसको कभी कभी उन लोगों की खांसी की आवाज़ तोड़ देती थी। अभी 8 ही बजे थे। बाजार में चहल पहल थी, मगर यहाँ तो सोता पड़ गया। जब मोला की आंख खुली तो उसने मुन्नी को जागता पाया। वो 5 मिनट तक यूं ही पड़ा रहा, फिर कराहता हुआ उठा और बोला, सर्दी के मारे जान निकली जाती है, बदन जैसे तख्ता हो गया है। बीड़ी कहाँ है? मुन्नी ने उठकर एक कोने से बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया निकाल कर दे दी। मोला ने एक बीड़ी सुलगाई और पीने लगा। बीड़ी जब तक चुटकी से पकड़ने के काबिल न रही, उसने हाथ से नहीं छोड़ी। फिर पलंग से उठा और लोटा लेकर बाहर चला गया। 15 मिनट के बाद सर्दी से कांपता हुआ अंदर आया और लोटा रखकर बोला, एक बीड़ी और। इतना दिन चढ़ आया, धूप का पता नहीं। मोला ने एक बीड़ी और सुलगाई, फिर टोकरी उठाकर बीड़ी पीता हुआ बाहर चला गया। मोला के जाने के 2 घंटे बाद मुन्नी लड़कों और लड़कियों को लेकर बाहर निकली और कोठड़ी में कुंडी लगाकर टहलने लगी। कुछ दूर पर दूसरे मजदूरों की औरतें धूप में बैठी बकबक कर रही थी। ये जाकर उनमें शरीक हो गई। लड़के और छोटी लड़की आंख बचाकर इधर उधर हो लिए। 3-4 घंटे बाद मुन्नू आया और माँ से कहने लगा, माँ, भूख लगी है। मुन्नी वैसे ही बातों में मशगूल रही, गोया ये सुनने वाली बात ही न थी। थोड़ी देर के बाद बब्बू आया और उसने भी इसी फिक्रे को सुनाया, मगर मुन्नी ने उधर भी तवज्जो न की। उस वक्त वो किसी शरीफ घराने की औरतों की बदचलनी बहुत जोशो खरोश से बयान कर रही थी। उस जोश में ये फ़क्र पोशीदा था कि छोटी जात सही, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक लड़का या दोनों के दोनों अपनी सदा लगा देते। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया। अब छोटी लड़की भी कहीं से आई और माँ के पास बैठ गई। फिर चुपके से बोली, अम्मा, मुन्नी, अभी सवेरा है, जरा उठो। 10 मिनट और गुजरे। अब तो बब्बू माँ का हाथ और कंधा पकड़कर खड़ा हो गया और रोनी आवाज़ में रट लगा दी, खाना दो, खाना दो। मुन्नी थोड़ी देर तक ये रे सुनती रही और उसको डांट दिया, जिस पर बब्बू भी भों भों करके रोने लगा। आखिर वो बड़बड़ाई और उठी, मैं कहती हूँ ये सब गारत हों और मैं भी गारत हूँ, जिंदगी दूभर हो गई। शाम को मोला जब मजदूरी करके वापस पलट रहा था तो उसकी निगाह गली के कोने पर पड़ी। देखा तो 2.5 सेर आटा यूं ही पड़ा हुआ था। उसने करीब जाकर आटे को चुटकी में उठा लिया, गोया ये यकीन करना चाहता था कि आंखें धोखा तो नहीं दे रही। जब यकीन आ गया तो वहीं खड़ा रहा। दिल कहता था कि उठा ले, चल, मगर एक तो ये डर था कि शायद कोई कुछ कहे और दूसरी ये झिझक कि उसके साथी मजदूर पीछे से आ रहे होंगे। अगर वो मुझे आटा उठाते देखेंगे तो क्या कहेंगे। आखिर उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी और ये चल खड़ा हुआ, मगर हर कदम पर रफ्तार सुस्त होती जाती। 10 कदम चलकर भौचक्का खड़ा हो गया, जैसे चौराहे पर पहुंचकर रास्ता भूल गया हो। सोच रहा था कि कोई दूसरा मजदूर उस आटे को न उठा ले, मुझे नहीं मिलेगा और उसको मिल जाएगा। धीरे धीरे ये ख्याल इतना गहरा हो गया कि मोला ख्याली आटा उठाने वाले मजदूर से भी घृणा करने लगा। निगाहों से देखने लगा। ये सोचता हुआ वो आटे की तरफ वापस आया।
कि बला से कोई हंसे तो हंस ले, बीवी बच्चे तो आटा पाकर खुश हो जाएंगे। मौला के कदम इतनी जवांमर्दी से आटे की तरफ बढ़ रहे थे कि गोया वो किसी डूबते लड़के को दरिया से निकालने जा रहा हो। आटे के पास पहुंचकर इत्मीनान से बैठ गया, अपना अंगोछा फैला दिया और आटा उठाने लगा। साथ ही साथ बड़बड़ाता जाता, क्या लोग हैं, अनाज इस तरह फेंक दिया, पैरों तले अलग आए, नाली में अलग जाए, इससे तो बेहतर है कि मुर्गी सुर्गी खा ले। जिस बात का डर था वही हुआ। 5-6 मजदूरों की एक टोली पास से गुजरी और ये अजब तमाशा देखकर 4 मजदूर खड़े हो गए। एक, क्या मिल गया मौला? मौला, कुछ नहीं, खराब आटा है, मगर अनाज है, पैरों तले आ रहा था, मैंने कहा मुर्गी बकरी खा ले तो सुवारत हो जाए। दूसरा, क्या गली की पड़ी हुई चीज़ कहीं नज़र गुजर न हो? पहला, उठा ले मौला, उठा ले, इसको बकने दे, काम आ जाएगा। मौला गर्दन झुकाए अपने काम में मशगूल रहा। ये लोग चल खड़े हुए। गरीब ही सही, मगर हम लोग गली में पड़ा हुआ नहीं उठाते। ये लोग सोच रहे थे और अपनी बड़ाई कर रहे थे, मगर हकीकत में उनमें से हर एक को मौला की खुशनसीबी से रश्क हो रहा था। उस आटे का भी अजब किस्सा हुआ। 10 बजने के करीब थे, मगर खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। शौकत मियाँ स्कूल जाने को तैयार थे। उनकी फूफी ने जल्दी जल्दी 2-4 रोटियां डलवा दी और 4 कबाब तल दिए और फिर जल्दी से उनको मेज पर चुन शौकत मियाँ को खाना खाने के लिए आवाज़ दी। शौकत मियाँ एक हाथ में किताब लिए और दूसरे हाथ से शेरवानी के बटन लगाते हुए खाने के कमरे में घुस गए और बिला हाथ धोए खाना शुरू कर दिया। मगर पहला ही निवाला मुंह में रखा था कि ऐसा मुंह बिगाड़ लिया कि गोया कुनैन पी गए हों। जल्दी से वे निवाला पानी के सहारे पेट में पहुंचा दिया और फिर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा, चबाया और फिर मुंह बिगाड़ कर बोले, फूफी जान, आटा खराब है। आटा खराब है क्या? शायद अकरा गया। फूफी ने रोटी का जरा सा टुकड़ा मुंह में रखा, फिर बोली, तुम्हारी बातें, अकरा गया, कुछ रोटियां जल्दी पकने से धुआं गई हैं। शौकत मियाँ ने कुछ जवाब नहीं दिया, जल्दी से किताबें उठाकर भागते हुए बाहर चले गए। बेगम साहिबा धूप में बैठी कुछ सी रही थी। अपने बेटे को इतनी जल्दी खाने के कमरे से निकलते देखकर बोली, क्या बात है? शौकत मियाँ ने, फूफी कुछ नहीं, जरा रोटियां धुआं गई। बेगम साहिबा, मेरी समझ में नहीं आता कि शौकत मियाँ कब तक फाके से स्कूल जाते रहेंगे, जरा रोटियां मैं भी तो देखूं। शौकत मियाँ की फूफी एक प्लेट में रोटी रखकर सामने लाई। बेगम साहिबा ने जरा सा टुकड़ा मुंह में रखा और बोली, ये धुआं गई हैं? मैं कहती हूँ बहन, तुमको कब अक्ल आएगी? अकराया हुआ आटा मेरे बच्चे के सामने रख दिया, जहाँ मैं जरा गाफिल हुई बस दलिद्रपन होने लगता है। इस फिक्रा का निशाना फूफी थी। ये बेचारी शौकत मियाँ के बाप की खाला जात बहन थी, 10 बरस से बेवा थी और उनका या उनकी लड़की का बजुजूज इस घर और कोई सहारा नहीं था। बजाहिर तो ये कि एक गरीब बहन की तरह रखी जाती थी, मगर हकीकत में ये सदर मामा या नौकरों के इंचार्ज की खिदमत अंजाम देती थी और हर किस्म की बदनजमी की बराह रास्त जिम्मेदार थी। बेगम साहिबा का इल्ज़ाम सुनकर बोली, मैंने तो भले की सोची थी, छोटकी में आटा रखा था, मैंने कहा ये क्यों पड़ा रहे, काम ही आ जाएगा। ये न हुआ कि देख लेती आटा कैसा है, वो रोटी की सूरत से मालूम होता है। खैरातन उनकी आवाज़ 25 गज का फासिला तय करके उसी कड़क से बावर्ची खाने पहुंची। खैरातन, जी बेगम साहिबा, पका रही हूँ। बेगम साहिबा, सब आटा नाली में फेंक दे। बड़े गगरे से आटा निकाल कर पका। शौकत मियाँ की फूफी इस हुक्म की तामील कराने दौड़ी और बावर्ची खाने में आकर बड़बड़ाने लगी, नाली में फेंक दो, नाली में फेंक दो। सच है कि जब चीज़ होती है तो उसकी कदर नहीं होती। अनाज बड़ी चीज़ है बहन, बड़ी चीज़। खैरातन ही, हाँ, गुथा गुथाया आटा, सब मेहनत अकारत।
शौकत मियाँ की फूफी, तुम फेंको वैको नहीं, लेती जाओ, बकरी को खिला देना। हाँ, और देख, मटकी में अभी 2.5 सेर आटा होगा, 2 आने 10 पैसे का माल है, वो भी तुम लेती जाओ। मैं फेंकवा कर क्या करूँगी? खैरातन चाहती तो आटा ले जाए, मगर ये सोचकर कि फूफी मरी बचिया ब्राह्मण के नाम करके एहसान करना चाहती है, बोली, हाँ, आटा ले जाकर किसी कोने में डाल दूंगी, पैरों तले न आए, अब है किस काम का। फूफी ने इस डर से ज़्यादा बातें नहीं की कि कहीं खैरातन आटा ले जाने से बिल्कुल ही इनकार न कर दे और इस तरह जरा सा एहसान करने का जो मौका मिल रहा है वो भी हाथ से निकल जाए। फौरन कोठड़ी के अंदर जाकर आटा अपने एक मैले दुपट्टे में बांध लाई और बोली, जरा दुपट्टे का ख्याल रखना, फटने न पाए, और शाम ही को अपने साथ लेती आना। खैरातन ने पोटली की तरफ एक नज़र डाली और जैसे काम कर रही थी करती रही। जब घर जाने लगी तो पकी हुई रोटियां, गुथा हुआ आटा और आटे की पोटली सब सामान लेकर घर आई। खैरातन की बड़ी लड़की ने, जो शोहर से लड़ाई होने की वजह से मुस्तकिल माँ के पास रह रही थी, इस सामान का हाल पूछा। जब खैरातन ने किस्सा बयां किया तो उसने रोटी चखी और फिर बोली, खाने के काबिल नहीं, कड़वा हो गया, बकरी खा लेगी, उसका दूध न घट जाएगा। खैरातन ने उठकर रोटियां बकरी के सामने डाल दी और उसने एक रोटी तो खा ली, मगर उसके बाद मुंह हटा लिया। फिर उन लोगों ने लाख चुमकारा, मगर वो उधर मुतवज्जा नहीं हुई, और होती भी कैसे, वो तो बेगम के यहाँ के बचे खुचे मुरग्गन खानों पर पली थी, इस वक्त भी पेट उसी से भरा था। अब खैरातन सोच में पड़ गई कि आखिर आटे का क्या किया जाए। बेटी ने कहा कि दुलारे की नज़र उतारकर चौराहे पर डाल दो, पर यह सलाह माकूल थी। अगर आध सेर तक आटा होता तो इस पर जरूर अमल किया जाता, मगर एकदम से 2.5 सेर आटा इस तरह फेंकने पर खैरातन के दिल ने गवाही नहीं दी। रात को जब खैरातन कामकाज से वापस आई और इत्मीनान से खाना खाकर लेटी तो ये मसला उठा कि आटे का क्या हो। दोस्तों और अजीजों की फहरिस्त दोहराई, मगर कोई काम नहीं आता नजर आया। सुबह एक फकीर ने सदा लगाई। खैरातन ने मौका गनीमत जाना और फौरन पाव भर आटा निकालकर भीख देने लगी। फकीर था शहर का। आटा देखकर बोला, माई, फकीर को खराब चीज न दिया करो, अल्लाह भला करे। ये कहकर चलता हुआ खैरातन आटा लिए बड़बड़ाती अंदर आई। मुँहे मोटे फकीर भीख मांगने चले हैं। अब फिर वही मसला, आटे का क्या हो। सहपहर और एक औरत 2 बच्चों के साथ लिए उनके घर में आई। उसने अपनी कथा सुनाई। मैं केटा की रहने वाली हूँ, जलजले में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे बाग थे, बड़े बड़े मकानात थे, शोहर और लड़के थे, मगर सब तबाह हो गए और मैं दुखिया दर बदर घूम रही हूँ। खैरातन और उसकी लड़की को इन तीनों पर बड़ा तरस आया और यकायक एक साथ उठाकर सारा आटा उसे दे दिया। औरत थी तो गरीब, लेकिन थी तो औरत। उसको शक हुआ कि एक औरत दूसरी औरत को इतना सारा आटा कैसे दे सकती है। जरा दूर गली में जाकर उसने पोटली खोली और जब हकीकत मालूम हुई तो खूब बड़बड़ाई। कोसने दिया और वो आटा गली में डालकर चलती हुई। उसको खराब आटे की क्या परवाह होती। उसकी जेब में आज की तहसील के रुपए खनक रहे थे। शाम के वक्त मुन्नी मौला का इंतजार कर रही थी और बब्बू उसके कंधे से लगा रे रे कर रहा था। अम्मा भूख लगी है, अम्मा भूख लगी है। मुन्नी, दोपहर को तुम्हें और मुन्नू को बराबर की टिकियां दी थी, देखो वो कहाँ रोया है। मुन्नू एक लाल कनकव्वे का फटा कागज सर पर लपेटे एक लकड़ी हाथ में लिए सिपाही बना टहल रहा था। ये सुनकर बोला, अम्मा, कल और कम देना, हम तब भी नहीं रोएंगे। मुन्नी, अब बता बब्बू, वो देखो कितना अच्छा लड़का है। बब्बू गैरत में आकर खामोश हो गया, मगर थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही रह रह करने लगा। अब मुन्नी कहने लगी, रो नहीं, देखो तुम्हारे अब्बू आते होंगे और तुम्हारे लिए चीज लाते होंगे।
इतने में मोला आटे का पोटला लेकर कोठड़ी में दाखिल हुआ। मुन्नी ने पोटला खोला और देखकर हैरत से बोली, गेहूं का आटा कहाँ मिला? जब से मोला बीमार था उन लोगों ने गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाई थी। उसे देखकर सब खुश हो गए। मोला, मिल गया, देखो कितना है। मुन्नी दौड़कर कहीं से तराजू मांग लाई और आटा तोलने के लिए बैठी। एक सेर तोला और उसको एक कपड़े में रख दिया। फिर दूसरी बार तराजू भरा। नतीजा देखने का सबको इंतजार था, जैसे स्कूल के लड़के लड़कियां इम्तिहान का नतीजा सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। 2.25 सेर से कम होगा। कितना अच्छा आटा है। चल छोकरी, देखकर इसके घुन चुन। पहले चिराग जला, अंधेरा बहुत है। एक लड़की ने दौड़कर एक मैली सी लालटेन उठाकर जलाई और फिर दोनों बैठकर घुन चुनने लगी। दोनों छोटे लड़के गुल मचाने लगे, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा। मुन्नी थोड़ी देर चुप रही, फिर चिल्लाकर बोली, चुप रहो कमबख्तो, कान फाड़े डालते हो। इसके बाद खामोशी तारी हो गई। थोड़ी देर तक छोटी लड़की के खांसने की आवाज़ या बड़ी लड़की के बदन खुजलाने की खुर के सिवा कोई आवाज़ न आई। 5 मिनट बाद मुन्नी ने हुक्म सुनाया, बस अब साफ हो गया है, आधा आटा कल के लिए रख दो। मोला, अब रखोगी क्या? आज ही पका लो, सब जी भर कर खा लेंगे। दोनों लड़के, हाँ हाँ अम्मा। मुन्नी आटा गूंथने लगी। आटे में अब भी घुन मौजूद थे। उन्हें देखकर उसे कुछ शक हुआ। उसने आटा निकालकर चखा, जरा मुंह बनाकर बोली, नमक डालकर पकाने वाला है। 2 पैसे का तेल ले आओ तो आज पूरियां पकें। 2 पैसे के आलू भी ले आओ। अरे लड़कू, जरा जाकर बफाती के यहाँ से कढ़ाई तो ले आना। दोनों लड़के बेतबाना कढ़ाई लेने दौड़े और उनके पीछे छोटी लड़की चली। मोला बनिए के यहाँ सामान खरीदने गया। जरा देर में लड़की कढ़ाई लेकर आ पहुंची और पीछे पीछे दोनों लड़के चीखते हुए, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। मुन्नी ने कोठड़ी के बाहर निकलकर कढ़ाई मांजी। मोला लकड़ी वगैरह लेकर आया। लड़कियों ने आग बनाई। सब लड़के चूल्हा घेर कर बैठे और कढ़ाई चढ़ाई गई। मुन्नी ने एक मिट्टी की रकाबी में एक बड़ी सी रोटी बनाई। कढ़ाई में 2 कतरे तेल डाला। जब वो कड़कड़ाने लगा तो उसने रोटी डाल दी। वो चर से बोली, तेल की बू कोठड़ी में फैल गई। लड़के खांसने लगे। पूरियां पकते देख सबके चेहरे पर बहाली आ गई। मुन्नू, आहा, कैसी अच्छी खुशबू निकली। मुन्नी ने रोटी दूसरी तरफ उल्टी। मुन्नू, कैसी लाल लाल। अम्मा, ये हम खाएंगे। बब्बू, नहीं, हम। मुन्नी ने पूरी उतारी, फिर कढ़ाई में 2 कतरे टपकाए और फिर दूसरी पूरी डाल दी। इस तरह उसने 1 घंटे में धीमी धीमी आंच में सब पूरियां निकाल ली। खाने में बहुत देर हो गई थी, मगर खुशी में किसी को महसूस नहीं हुआ कि पूरियां पकाकर मुन्नी चिल्लाई, अरे आलू लाओ, आलू लाओ। किसी ने अभी तक काटे ही नहीं। मैं कहती हूँ ये छोकरियाँ किसी काम की नहीं। सब की सब खड़ी तमाशा देख रही हैं। जल्दी जल्दी आलू के पतले पतले कतले काट ले और फिर कढ़ाई में पकने के लिए चढ़ा दे। ये इंतजार बेशक खल गया। अब सब खामोश बैठे चूल्हे को ताक रहे थे। सिर्फ खांसी की आवाज़ खामोशी तोड़ देती थी। आखिर आलू तैयार हो गए। तैयार क्या हो गए, जरा मुलायम पड़ गए। मुन्नी ने मिट्टी की रकाबियाँ निकाली और सब में 2-2 पूरियाँ और उन पर थोड़े थोड़े आलू रखकर सबके सामने बढ़ा दिए। अब जवान लोगों ने ख्याल किया तो बब्बू सो रहा था। मुन्नी, बब्बू उठ, देख पूरियां तैयार हो गई हैं। लड़कियां, ए बब्बू बब्बू। बब्बू आंखें मलता हुआ उठा और रोने की नीयत से पूरा मुंह खोलकर चीख लगाई, मगर अभी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी निगाह पूरियों पर पड़ गई, जिनको देखकर रोना भूल गया। सब हंस हंस कर पूरियां खाने लगे। मुन्नू, आहा, कितने मजे की हैं। छोटी लड़की, अम्मा सालन होता। बड़ी लड़की, हाँ, और पुलाव मुतंजन न होता, गधी। फिर खामोशी हो गई। ये लोग खूब मजे ले लेकर खा रहे थे, जिससे अच्छा खासा शोर पैदा हो गया। जब पूरियां खत्म हो गई तो मुन्नी ने आधी आधी सबको और दे दी और खुद भी ली।
अब मौला ने आटा मिलने का किस्सा बयान किया। इस पर मुन्नी बोली, ये भी तो खुदा की ही देन है। मैं बब्बू से कह रही थी कि आज तुम्हारे अब्बा चीज लाते होंगे। बब्बू, अम्मा हम गर्मा गर्म पूरी बनाने वाले बनेंगे और खूब पूरियां खाएंगे। मुन्नू, हम सिपाही बनेंगे और सबको पकड़ पकड़ कर जेल खाने में भेजा करेंगे। बब्बू, हम तुमको पूरियां नहीं देंगे। मुन्नू, हम तुमको खूब पीटेंगे और पकड़कर थाने में बंद कर देंगे। बब्बू, हम तुमको। बब्बू की समझ में नहीं आया कि क्या कहे, उसने मुन्नू का मुंह चिढ़ा दिया। इस पर मुन्नू ने एक घूंसा रसीद किया। मौला ने दोनों को डांटा, कम बख्तो, आज तो खूब ठूस ठूस कर खाया है, आज तो चुप रहो। दोनों खामोश हो गए। मौला बोला, खुदा ऐसा ही रोज पेट भर दे। जब ये लोग सोने लगे तो बब्बू बोला, अम्मा आज तो कहानी कहो। लड़कियां, हाँ हाँ, बादशाह और शहजादे वाली। मुन्नी की भी तबीयत मग्न थी। वो कहने लगी, एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।